हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अशोक द इम्पेरर हु गेव अप द वॉर, यानी कि अशोक एक ऐसे राजा जो लड़ाई लड़ना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग एक बहुत बड़े किंगडम मगध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे जैसे बताया कि वेरी बिग किंगडम इक्वल टू एन अम्पायर, यानी कि एक बहुत बड़ा किंगडम एक अम्पायर के इक्वल माना जाने लगा। ये लायन कैपिटल का इमेज है जो हम लोग कई बार अक्सर सरकारी ऑफिस में आप लोग देखे होंगे। लायन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। कहा जा रहा है कि हम लोग जो लायन हम लोग अपने कॉइन्स पे देखते हैं, नोट्स पे देखते हैं, है ना। पहले नोट्स पे गांधी जी की जगह पर यही रहते थे, फिर गांधी जी आ गए। तो कहा जा रहा है जो हम लोग नोट्स पे देखें, फिर सिक्के पर देखते हैं, इसका काफ़ी बड़ा हिस्ट्री है। दे वर कार्व्ड इन अ स्टोन एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर है द सारनाथ। तो सारनाथ जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जो वाराणसी के नज़दीक है ना, वहाँ पे इसको पत्थर पे काटा गया था। देवर कार्व्ड इन स्टोन, है ना, स्टोन पे काटा गया था और एक बहुत बड़े पिलर पे इसको रखा गया था। अशोक was one of the greatest ruler known to history and on his instruction inscriptions were inscribed on pillar as well as rock surfaces। तो अशोक एक बहुत बड़े राजा थे, है ना, मतलब कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। तो जो भी बड़े महान राजाओं में से एक थे अशोक, ठीक है, जो अब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के आधार पे इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किए जाते थे पिलर पे। पिलर पे कई तरह के लिखे जाते थे, या फिर कुछ न्यूज वगैरह बताए जाते थे, या फिर राजा के बारे में लिखे जाते थे पिलर्स पे। और यहाँ तक कि रॉक सरफेस पे भी, पत्थर पे भी। बिफोर वी फाउंड आउट वी वाज रिटन इन इंस्क्रिप्शन लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम वाज एन एम्पायर। तो कहा जा रहा है कि हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं कि किंगडम को एम्पायर क्यों बोला जाने लगा। द एम्पायर दैट अशोक रूल वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो एम्पायर को अशोक रूल कर रहे थे, उनका स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उनके दादा थे मोर देन 2300 ईयर, आज के लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सपोर्ट में एक काफ़ी बुद्धिमान आदमी थे जिनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य। मैन्यू तो चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक इन द अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखा गया था अर्थशास्त्र, उसमें चाणक्य के बारे में बताया गया, चाणक्य के कई आइडियाज़ के बारे में बताया गया। डायनेस्टी क्या होता है, तो जब एक ही मेंबर के रूल, मतलब कि फैमिली रूल करते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उसको हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं, मतलब उस फैमिली को डायनेस्टी बोला जाता है। द मौर्य वेयर डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोक। तो मौर्य डायनेस्टी में देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। तो उस एम्पायर में, जो अशोक का एम्पायर था, उस बहुत बड़ा था, है ना, उसमें जो है यहाँ पे बहुत सारे सिटी थे। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, उस समय का राजधानी हुआ करता था इतने बड़े एम्पायर का। तक्षशिला उज्जैन, तक्षशिला वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला को गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट बोला जाता था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फॉर द नॉर्थ टू साउथ इंडिया, जबकि उज्जैन जो नॉर्थ और साउथ इंडिया के रूट पे था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटी। तो ये सब सिटी जो था बड़ा बड़ा, पाटलिपुत्र काफ़ी बड़ा सिटी था, काफ़ी पुराना सिटी है पाटलिपुत्र। उसके अलावा देखा जाए तो उज्जैन और तक्षशिला में जो ऑफिशियल लोग रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे। इन अदर एरियाज देयर आर विलेज ऑफ फार्मर्स। बाकी एरिया जो विलेज था वहाँ पे फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे। इन सम एरिया विच वाज सेंटर सच ए सेंट्रल इंडिया देयर आर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। सेंट्रल इंडिया की बात किया जाए तो लोग जंगल में रहते थे, जानवर जंगल से जो है गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, और फिर या फिर जानवर के हंटिंग करके खाना निकालते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। तो डिफरेंट पार्ट जो, मतलब कि एम्पायर काफ़ी बड़ा था, तो उसके मतलब डिफरेंट हिस्से में लोग डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और डिफरेंट तरह के खाना खाते थे। जैसे हम लोग इंडिया में आज देखते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट तरह के खाना खाते हैं, डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं, तो उसी तरीके से पहले भी हुआ करता था। ये अशोक का एम्पायर के यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है। जो ब्लैक सिटी है वो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिटी को ब्लैक से मार्केट किया गया है, और इंस्क्रिप्शन जहाँ पे मिले उसको रेड से बताया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र, हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो कि उसका कैपिटल हुआ करता था मगध साम्राज्य का। तो पाटलिपुत्र सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, उसका कैपिटल था। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर था, है ना। पाकिस्तान इधर पूरा, इधर अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ठीक है, नीचे लगभग पूरी तरह से साउथ इंडिया में इतना एरिया छोड़ करके पूरा साउथ इंडिया लगभग। उसके बाद फिर इधर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अशोक का भी राज्य था, इसमें दिखाया नहीं गया है कुछ हिस्से तक। तो इतने बड़े हिस्से में जो, मतलब कि आज का जो भारत है, लगभग पूरा भारत उस समय अशोक के द्वारा रूल किया जाता था। और उसका राजधानी कहाँ था पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, तो यही बताता है कि पटना कितना पुराना शहर है और कितना बड़ा शहर है ना, एक ग्रेट प्लेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्र यहाँ पे है जो राजधानी था। उसके बाद फिर यहाँ सारनाथ, जहाँ पे वाराणसी के पास कई सारे पिलर्स मिले, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको बोलते हैं। उसके बाद कौशाम्बी, उसके बाद यहाँ पे बिहार में ही है लौरिया अरेराज, उसके बाद रामपुरवा बिहार में ही है।
लुम्बिनी, लुम्बिनी यहाँ पे है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक शहर था सांची, यहाँ का भी स्तूप है, काफ़ी फेमस है ना, उज्जैन के पास ही है, मध्य प्रदेश में वो भी है। उसके बाद यहाँ पे रूपनाथ उस समय का शहर, यहाँ से भी इंस्क्रिप्शन मिला है। धौली, यहाँ से भी इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। जौगड़ा एक कलिंग एक एरिया में आता था। उसके बाद फिर नीचे में आए तो यहाँ पे एरागुडी, ब्रह्मगिरी, मास्की, सनाथी, सोपारा, ये सब शहर का नाम है। गिरनार यहाँ पे गुजरात में है ना, उज्जैन जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। उसके अलावा फिर यहाँ पे बहापुर जो उस समय अभी दिल्ली है, मेरठ, ठीक है, टोपरा, कलसी, ये सब एरिया से इंस्क्रिप्शन मिले हैं ना। तक्षशिला जिसको गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट या गेटवे ऑफ सेंट्रल इंडिया बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंधार, लंपका, और भी कई शहर है जहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है। तो दिस प्लेसेज वेर इंस्क्रिप्शन आर फाउंड मार्क विद रेड डॉट्स, जहाँ पे रेड डॉट है वो इंस्क्रिप्शन मिले हैं। देर वेर इंक्लूड विद द एम्पायर, और ये एम्पायर में थे, ठीक है। तो ये आज डिफरेंट कंट्री में भले बढ़ चुके हैं, लेकिन पहले मौर्यन एम्पायर में आते थे। काफ़ी एक बड़ा साम्राज्य था जिसका राजधानी यहाँ पे पटना हुआ करता था। आगे देखते हैं हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। तो एम्पायर जो है किंगडम से डिफरेंट किस मायने में था, एम्पायर किंगडम से किस तरीके से डिफरेंट था। एम्पायर्स वेयर मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम। तो कहा जा रहा है जो एम्पायर के जो रूलर होते थे उसको एम्पायर बोलते थे, किंगडम के जो रूलर होते थे उनको किंग बोलते थे। एम्पायर ज़्यादा पावरफुल होते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्स होता था राजा के मुकाबले, ठीक है, और उनके पास बड़ी आर्मी होती थी। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। तो बड़ा देश हुआ करता था, तो ज़्यादा नंबर में आर्मी, ज़्यादा नंबर में लोग, तो ज़्यादा नंबर में टैक्स आएगा। तो जब ज़्यादा नंबर में टैक्स आएगा तो उसके कलेक्शन के लिए ज़्यादा नंबर में ऑफिसर होगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब आगे पढ़ता है रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट में रूल डिफरेंटली। तो एम्पायर काफ़ी बड़ा था इसलिए डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट रूल, मतलब कि एक ही साम्राज्य के द्वारा डिफरेंट नियम बनाए गए थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्टेट में बांटा गया, तो कुछ ऐसा ही पहले भी था। द एरिया ऑफ पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। तो पाटलिपुत्र यानी जो राजधानी था उसके आसपास का जो एरिया था डायरेक्ट एम्पायर के कंट्रोल में था, राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में था। This means that official was appointed to collect taxes from farmers, herders, craft person and traders who lived in villages and towns in the area. Officials were punished those who disobeyed the ruler's order. तो राजा के ऑर्डर को जो वे नहीं करता था उस ऑफिसर को पनिश किया जाता था, ऐसे ऑफिसर को। Many of these officials were given salary. अधिकांशतः ऑफिसर को सैलरी दिया जाता था। Messengers went to and fro and spies keep a watch on the officials. मैसेंजर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, स्पाइज यानी जो जासूस होते थे नजर रखते थे ऑफिसर्स पे। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज देम ऑल, और सबके ऊपर एम्पायर रहता था, सम्राट रहता था। जैसे अशोक एक सम्राट थे। विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। तो एम्पायर को हेल्प करने के लिए जो राजा के फैमिली के लोग रहते थे, सीनियर मिनिस्टर और भी रहते जो हेल्प करते थे। देयर वर अदर एरिया ऑफ प्रोविंसेस। तो जैसे आज हम लोग स्टेट देखते हैं उसी तरह से और भी दूसरे प्रोविंस होते थे। ईच ऑफ दीज वर रूल फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल, और हर एक प्रोविंस का अपना कैपिटल होता है। जैसे आज राज्य का राजधानी होता है, जैसे तक्षशिला और उज्जैन प्रोविंशियल कैपिटल थे। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेज वेर ऑफन सेंट एज गवर्नर, लोकल कस्टम एंड रूलर वेर प्रोबेबली फॉलोड। तो कहा जा रहा है कि जो हालांकि यहाँ राजधानी हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से आज देखते हैं कि राज्यपाल कहाँ से आते हैं, सेंटर से आते हैं ना, मतलब प्रधानमंत्री राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, उसी तरह से पहले भी जो है पाटलिपुत्र का जो राजा रहते थे अपने मतलब कि रॉयल प्रिंसेस के जो मतलब कि उनके घर के जो बाकी सदस्य होते थे गवर्नर के रूप में भेजे जाते थे बाकी सारे प्रोविंसेज में, ठीक है। बिसाइड दीज वेर वास्ट एरिया बिटवीन द सेंटर्स देयर आर मॉरियंस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो कहा जा रहा है कि इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी मौर्य जो राजा थे, है ना, अपना कंट्रोल जमाए रहे रोड पे, रिवर पे, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम था। एंड टू कलेक्ट व्हाट एवर रिसोर्सेज वेर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो और वहाँ से जितना पॉसिबल हो सके टैक्स कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, चाणक्य के द्वारा, टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। तो उसके अर्थशास्त्र से हम लोग को जानकारी मिलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट था वो ब्लैंकेट के लिए फेमस था, वहाँ से ब्लैंकेट काफ़ी ज़्यादा आता था, और उसी तरह से साउथ इंडिया से गोल्ड या प्रीशियस स्टोन काफ़ी ज़्यादा आता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज इज कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। कहा जा रहा है कि अधिकांश रिसोर्स को ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किया जाता है। ट्रिब्यूट क्या होता है, तो टैक्स के जैसा नहीं होता। टैक्स क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। ट्रिब्यूट जो इरेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। ट्रिब्यूट यानी एक तरह का दान। अनलाइक टैक्सेस विच आर कलेक्टेड रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल। ट्रिब्यूट तभी कलेक्ट किया जाता था जब पॉसिबल हो, लोग जब देना चाहें, है ना। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, काफ़ी जंगल वाला भी रीजन हुआ करता था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स एंड मॉरियन ऑफिसर्स। से कहा जा रहा है कि इस एरिया में जो लोग रहते थे जंगल में, हालांकि इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन उनसे भी उम्मीद रखा जाता था कि वो जो है टैक्स प्रोवाइड करेंगे मॉरियन ऑफिसर्स को। टैक्स किसी भी रूप में हो सकता है, हाथी के रूप में, टिम्बर के रूप में यानी लकड़ी, हनी वैक्स, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसके रूप में।
यहाँ पे पढ़ते थे इंपेरर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में, यानी कि इंपेरर यानी कि जो सम्राट हुआ करते थे, और कैपिटल सिटी जो पाटलिपुत्र था उसके बारे में लोग पढ़ते थे। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर पहले सिकंदर का सेनापति था, बाद में ये भी राजा बन गया था। तो इसके द्वारा जो है मेगास्थित नाम का एक एम्बेसडर भेजा गया था, एक दूत भेजा गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। मेगास्थनीज रोट ऑन अकाउंट व्हाट ही सॉ, तो मेगास्थनीज जो भी इंडिया में देखा उसको एक बुक में लिखा, उस बुक का नाम है इंडिका, ठीक है। तो इस इंडिका से यहाँ पे लिखा गया है कि द ओकेजन्स ऑन विच द इंपेरर अपीयर्स इन पब्लिक वर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। तो जब बताया जा रहा है कि जब राजा जो है लोगों से मिलने जाते थे, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ करता था, जैसे आज रोड शो होता है कुछ ऐसा ही हुआ करता था। हिज कैरीड इन अ गोल्डन प्लैंकलिन, उसको एक गोल्डन मतलब कि प्लैंकलिन यानी डोली टाइप का समझ सकते हैं, कुछ ऐसे कैरी करने वाला है ना, बैठ करके राजा उसमें जाया करता था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, जो राजा के गार्ड होते थे हाथी से जाते थे और हाथी को एकदम सोने चांदी से मढ़ा रहता था, डेकोरेट किया रहता था। सम ऑफ द गार्ड कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पॉरेट्स। तो कहा जा रहा है कि जब वो जलते थे तो उसके कुछ मतलब राजा के जो गार्ड होते थे, है ना, अपने साथ ट्री कैरी करते थे और उस पर लाइव बर्ड होते थे, मतलब कि पेड़ पे मतलब कि पक्षी हुआ करते थे, और उसमें ट्रेंड पैरट्स हुआ करते थे। ट्रेंड पैरट यानी कि ट्रेंड तोता हुआ करते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द इंपेरर, और जो इंपेरर के हेड के चारों ओर सर्कल बनाए रहते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, किंग के चारों तरफ आर्म्ड वुमेन भी हुआ करते थे, है ना। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। तो आर्म्ड वुमेन क्यों रहा करता था, क्योंकि राजा को डर रहता था कि हमको कोई मार देगा, है ना। तो इसलिए चारों तरफ वीमेन को रख लेते थे, ताकि वीमेन तो कोई मतलब कि उस समय जो है लेडीज मतलब कि वीमेन पे कोई मारता नहीं था, वीमेन पे कोई हाथ नहीं उठाता था। ये सोच करके राजा जो है अपने आसपास में वीमेन रखा करते थे, ताकि वीमेन को तो कोई मारेगा नहीं तो हम भी बचे रहेंगे। ही इज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ईट, जब भी वो खाता था उसके पहले उसको टेस्ट करने के लिए कुछ खास नौकर होते थे। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, तो लगातार 2 दिन तक एक ही बेडरूम में वो नहीं सोता था। एंड अबाउट द पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न पटना है, पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा गया था उनके द्वारा। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, है ना, काफ़ी एक सुंदर और बड़ा शहर था। इट इज़ सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, चारों तरफ इसका एक दीवार था। आज भी यदि आप पटना आएंगे तो पटना सिटी जो पुराना वाला इलाका है, दीवार का छोटा सा हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज़ 570 टावर एंड 64 गेट्स, इसमें 64 गेट और 570 टावर हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज वर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, यहाँ पे जो घर होते थे 2 या 3 मंजिला होते थे और लकड़ी और मिट्टी के बने होते थे, है ना, मड ब्रिक के बने होते थे। आप समझ सकते हैं कि दीवार इतना मतलब कि बड़ा बनाया, इतना मजबूत बनाया गया था कि लगभग 3-2.5 मतलब 25-2600 साल होने वाला है, फिर भी आज भी दीवार उतना ही बढ़िया है। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, जो किंग का महल हुआ करता था वो लकड़ी का बना हुआ करता था, है ना, और स्टोन कार्विंग से डेकोरेटेड होता था। इट इज सराउंडेड विद गार्डन एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो कहा जा रहा है कि उसके चारों तरफ गार्डन होता था और वहाँ पे पक्षी को रखा करता था, है ना। तो उस समय जो मेनली राजा का महल बनता था लकड़ी का बनता था, वुड का बनता था, ठीक है। आप यदि पटना कभी घूमने आएंगे तो यहाँ पे मौर्यन एक्सकेवेशन साइट है और वहाँ पे आप जाकर के घूम सकते हैं, मतलब कि जो भी मौर्यन से रिलेटेड, मौर्य एम्पायर से जो भी रिलेटेड काफ़ी सामान आपको वहाँ में मिलेगा। हालांकि महल नहीं मिलेगा क्योंकि लकड़ी का था तो सड़ गया है, ठीक है, लेकिन वो जगह मिलेगा जहाँ पे महल हुआ करता था, जहाँ पे कभी मौर्य साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, राजा बैठा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक, यूनिक रूलर। अशोक एक काफ़ी यूनिक रूलर थे, ये यूनिक बोला गया, हम लोग पढ़ते हैं। द फेमस मौर्यन अशोक रूलर वाज अशोक, तो मतलब मौर्यन रूलर में देखा जाए तो सबसे फेमस जो हुए थे वो अशोक थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, पहले वो ऐसे राजा थे जो अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के सहारे पीपल तक पहुंचाने की कोशिश किए। मोस्ट ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, अधिकांशतः जो इंस्क्रिप्शन था अशोक का प्राकृत लैंग्वेज में था, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ठीक है। अशोक वार इन कलिंग, कलिंग की युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, जो आज हम उड़ीसा देखते हैं, है ना, उसी का लगभग नाम कलिंग है। अशोक फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंग, तो कलिंग को जीतने के लिए अशोक के द्वारा एक लड़ाई लड़ा गया था। However, so horrified that when he saw the violence and bloodshed, he decided not to fight any more wars, तो उसमें हालांकि अशोक जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद मतलब कि इस लड़ाई में इतना वायलेंस हुआ, इतना मारकाट हुआ, इतना खून बहा कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और सोच लिया कि हम आगे कोई ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री हु गेव द कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, तो कहा जा रहा है कि मतलब कि पूरे इतिहास में देखा जाए तो एकमात्र ऐसा राजा जो जीतने के बाद जो है लड़ाई लड़ना छोड़ दिया, ठीक है। अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है कलिंग वॉर के बारे में। दिस इज द व्हाट अशोक डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंग, तो राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग को हम जीते। अबाउट 1.5 लाख पीपल और कैप्चर्ड, तो कहा जा रहा है कि 1.5 लाख पीपल जो लगभग कैप्चर किए गए थे, एंड मोर देन 1 लाख वर किल्ड, और लगभग 1 लाख पीपल जो है किल किए, मारे गए। दिस फील्ड में विद सॉरो, इससे कारण हमको काफ़ी दुख हुआ।
वेन एवर इंडिपेंडेंट लैंड इज कनकर लाख्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी ऑफ आर टेकन प्रिजनर्स, ब्राह्मण्स एंड मोन्क्स आल्सो डाई। तो कहा जा रहा है कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को कनकर किया जाता है, मतलब किसी बड़े साम्राज्य में मिलाया जाता है इंडिपेंडेंट लैंड को, तो लाखों लोग मरते हैं, ठीक है। कई लोग को प्रिजन यानी जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण्स और साधु वगैरह भी मरते हैं। पीपल हु आर काइंड ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स सर्वेंट डाई और लूज देयर लव्ड वंस। कहते हैं बहुत लोग जो है अपने नौकर खोते हैं, बहुत लोग अपने प्यारे मतलब कि जो भी फैमिली के मेंबर होते हैं उनको खोते हैं। दैट इज वाई आई एम सैड, इसीलिए हम दुखी हैं, अशोक कह रहा है, एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म एंड टू टीच अबाउट इट एज वेल। तो कहा जा रहा है कि इसलिए हम दुखी और एक धम्म प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना, अपने धर्म के बारे में फैलाएंगे, चारों तरफ लोग को अवेयर करेंगे। आई बिलीव डेट विनिंग पीपल ओवर धम्म इज मच बेटर देन कनेक्टिंग देम थ्रू फोर्स। तो कहा जा रहा है कि अशोक कह रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि धर्म से लोगों को जीतना काफ़ी बेटर होगा उनसे फोर्सफुली जीतना, है ना, उनसे लड़ के जीतना। आई मीन स्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, ये पत्थर पे लिखवाते समय बोल रहे कि हम ये पत्थर पे इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि फ्यूचर में लोग पढ़ें, सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी वुड नॉट थिंक अबाउट ऑल, इसलिए ताकि हमारा बेटा और आने वाला जो भी पीढ़ी है लड़ाई के बारे में न सोचे। इंस्टीड दे शुड ट्राई टू थिंक हाउ टू स्प्रेड धर्म, लड़ने के बदले ये सोचे कि धर्म को कैसे स्प्रेड किया जाए। धर्म जो है प्राकृत वर्ड है धर्म का, संस्कृत में जिसको धर्म बोलते हैं उसी का प्राकृत वर्ड है धम्म, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द अशोक धर्म, अशोक का धर्म क्या था, आखिर अशोक का धर्म था, आखिर अशोक का धर्म था क्या जिसके बारे में वो स्प्रेड कर रहे थे। तो अशोक धर्म डिडंट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। तो कह रहे अशोक के धर्म में कोई गॉड का पूजा नहीं करना था या फिर किसी तरह का सैक्रिफाइस नहीं करना, सैक्रिफाइस ने बलि वगैरह नहीं देना था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही जस्ट ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज ऑब्जेक्ट्स, सॉरी सब्जेक्ट्स। कह रहा है कि उसका वो खुद ऐसा समझता था कि जिस तरीके के एक पिता जो है ना अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जस्ट एज फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैज ड्यूटी, तो राजा का एक ड्यूटी है कि अपने सब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचाए। ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड द टीचिंग ऑफ बुद्ध, तो भगवान बुद्ध के टीचिंग से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, पिछले चैप्टर में जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रेवल्ड हिम, लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम उसको आया। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, लोग जो है डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे, एंड दिस समटाइम लेड टू कन्फ्लिक्ट, जिसके कारण से काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी होता था। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस, तो एनिमल को बलि दिया जाता था। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव होते थे नौकर होते थे, दास जो होते थे और नौकर जो होते थे उनको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। बिसाइड देवर क्वारल्स इन फैमिली अमंग्स नेबर, पड़ोसी के आसपास में लड़ाई होते रहता था, घर के अपने परिवार से लड़ाई होते रहता था। अशोक फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अशोक को ऐसा लगा कि उसका ड्यूटी है कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स नोन एज धम्म महामात, तो इसलिए ऑफिशियल अपॉइंट किया, कुछ ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसका नाम था धम्म महामात, हु वेंट प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट अशोक धर्म, तो जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अशोक के धर्म के बारे में पढ़ाते थे। बिसाइड्स अशोक गोट्स हिज मैसेज स्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर, इसके अलावा रॉक और पिलर के सहारे भी अशोक अपना धर्म का प्रचार किया। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु नॉट रीड देमसेल्व्स, और अपने ऑफिशियल को बताया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके सामने जाकर के जो पिलर पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़े। अशोक वाज सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड सिटीज अबाउट धर्म टू अदर लैंड्स, तो अशोक जो है दूसरे देश में भी अपना मैसेंजर सेंड किया, है ना, आइडिया फैलाने के लिए, जैसे सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीक में, श्रीलंका में, ठीक है। ही बिल्ट रोड, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउस, तो उसके द्वारा रोड बनवाया गया, कुआं खुदवाया गया, रेस्ट हाउस बनवाया गया। बिसाइड द अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, ह्यूमन बींग और एनिमल दोनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाया गया। एक बुल का एक पत्थर का बना हुआ है ना, साड़ है ये बुल, ये कहाँ मिला है तो बिहार के रामपुरवा से मिला है, रामपुरवा बुल, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है, काफ़ी पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है। दिस वाज पार्ट ऑफ मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा, तो रामपुरवा में जो मॉडर्न पिलर मिला है उसमें था। एंड हाउ बीन प्लेस्ड राष्ट्रपति भवन, और अभी जो है राष्ट्रपति भवन में है ना। कभी राष्ट्रपति भवन के अंदर का इमेज आप देखेंगे ना तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप कभी सेरेमोनियल फंक्शन देखे होंगे जब जैसे शपथ ग्रहण वगैरह होता है, तो हम तो कई बार नोटिस किए हैं, ठीक है, आप लोग भी नोटिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोक अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता था, अपने धर्म के बारे में। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, तो जब पीपल बीमार पड़ते थे तो कई तरह के रिचुअल्स फॉलो करते थे। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और दे गेट टू जर्नी, तो जब बीमार पड़ते थे या फिर जब चिल्ड्रंस का शादी होता था लोगों का, ठीक है, या फिर जब चिल्ड्रन जन्म लेते थे, या फिर जब चिल्ड्रन कोई जर्नी पे जाते थे यानी कोई यात्रा पे जाते थे, तब जो लोगों के द्वारा कुछ रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, तो अशोक के द्वारा कहा गया कि रिचुअल्स जो किया जा रहा है, जो विध व्यवहार किया जा रहा है, यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस दिस वुड मोर फ्रूटफुल, तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा लोग दूसरे प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कौन प्रैक्टिस? दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट, तो कैसा कैसा प्रैक्टिस करना है, तो स्लेव के साथ, सर्वेंट के साथ थोड़ा जेंटली बिहेव करना, उसके साथ नर्मता से व्यवहार करना है। रेस्पेक्टिंग वन एल्डर, अपने बड़ों का आदर करना है। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपेशन, तो सारे जीवों के प्रति दया भाव दिखाना है। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मोंक, जो ब्राह्मण है, मोंक है, साधु संत, उनको गिफ्ट देना है। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस वन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, अपने धर्म का बड़ाई करना
और दूसरे के धर्म का क्रिटिसाइज करना दोनों गलत है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, लोगों के एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर इट इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। कहा जा रहा है कि यदि कोई अपने धर्म का बड़ाई करता है और दूसरे का शिकायत कर रहा है तो वो अपने धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। ठीक है, यहाँ पे बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट हिज इडिक्ट्स यानी हिज इंस्ट्रक्शन, जो अशोक का इंस्ट्रक्शन था स्टिल स्पीक टू अस, तो उनके द्वारा लिखा गया कि अशोक का जो इंस्ट्रक्शन था आज भी रेलिवेंट है, मतलब आज भी ये सारे बातें सही हैं, आज भी यदि इसको कोई प्रैक्टिस करे तो समाज हमारा अच्छा समाज बनेगा। वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, आज भी हम लोग उसको समझ सकते हैं और हम लोग इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे ब्राह्मी लिपि में दिखाया गया कि कैसे ब्राह्मी लिपि लिखा जाए। अ इस तरह से लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी में ऐसे लिखता है, बंगाली में अ ऐसे लिखते हैं, मलयालम में ऐसे लिखते हैं, तमिल में ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिखाया कि अ को कैसे डिफरेंट लैंग्वेज लिखते हैं, जो हम इंग्लिश में हम लोग ए लिखते हैं उसको डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो आई थिंक इससे तो सारे लोग फेमिलियर होंगे, है ना। और ब्राह्मी लिपि में अ को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। मलयालम में इस तरीके से लिखा जाता है, मलयालम केरला में बोला जाता है, और तमिल यहाँ है, बंगाली यहाँ है, ठीक है। आगे देखते हैं एल्स बियर, तो जिस समय यहाँ पे अशोक राज कर रहे थे तो उस समय दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कैसा रूल था। तो समव्हाट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 ईयर अगो एम्पोरियर इन चाइना बिगेन द ग्रेट वॉल। तो उसी समय जो चाइना में ग्रेट वॉल बनाया जाने लगा, है ना, जो चाइना ग्रेट वॉल हम लोग जानते हैं। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, तो जो पेस्टोरल पीपल थे उनसे बचने के लिए बनाया गया था ग्रेट वॉल। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। तो कहा जा रहा है कि इस दीवार मतलब ये दीवार जो है बनने में 2000 साल लग गया, ठीक है, क्योंकि जो एम्पायर का फ्रंटियर था वो शिफ्ट कर रहा था, कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, है ना। दिस वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, ये दीवार जो है 6400 किलोमीटर लंबा है और पत्थर का बना हुआ है, स्टोन का और ब्रिक का बना हुआ है। विथ अ रोड अलॉन्ग द टॉप, इसके ऊपर एक रोड भी है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, कई हजारों लोग इसमें काम किए। देयर वर वॉच टावर्स अलॉन्ग अबाउट डिस्टेंस अबाउट 100 to 200 मीटर, तो हर 200 मीटर 100 मीटर पे एक वॉच टावर इस तरह का बनाया गया है ना, आप देख सकते हैं। इसी तरह का दीवार राजस्थान में भी आपको मिलेगा, आप गूगल करके देख सकते हैं, राजस्थान में भी मिलेगा, है ना। और वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 6400 किलोमीटर तो नहीं है, फिर भी इसके कंपेरेबल में वो लंबा है, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब कि इसी के जैसा है वो भी, तो आप गूगल पर उसका इमेज देख सकते हैं, है ना। राजस्थान में भी इस तरह का एक दीवार है। इसके अलावा जो मगध का जो अभी हम लोग पढ़े कि अशोक के समय जो मतलब राजधानी पटना में था, पाटलिपुत्र में था, ठीक है, तो उसके पहले इसका राजधानी राजगीर में था, ठीक है। इसका पहले राजधानी कहाँ था, राजगीर में था, और जिसको राजगृह बोला जाता था, ठीक है, राजगृह, ऐसे राजगृह यानी कि राजा का घर, ठीक है। तो बाद में इसका नाम राजगीर कर दिया गया। और कोई भी पहले रूल होता था कि जब भी कोई सिटी कैपिटल बनाया जाता था, राजधानी बनाया जाता था, तो सिटी के चारों तरफ वॉल बना दिया, दीवार बना दिया जाता था, ठीक है, या फिर नेचुरल बाउंड्री बना दिया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी राजधानी के एक तरफ नदी हुआ करता था, यदि मतलब कि जब चारों तरफ कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है तब जाकर के दीवार बनाया जाता था, नहीं तो कोशिश किया जाता था कि नेचुरल बाउंड्री ही रहे। जैसे एक तरफ नदी रहता था, एक तरफ पहाड़ रहता था, जैसे राजगीर भी पहाड़ों से घिरा हुआ है। पटना की बात किया जाए तो पटना एक तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है, एक तरफ से सोन से घिरा हुआ है, और जिधर से नहीं घिरा हुआ था दीवार बना दिया गया है ना। तो उसी तरीके से तो राजगीर में भी एक इसी तरह का दीवार है जिसको बोलते हैं साइक्लोपियन वॉल, आज भी आप देख सकते हैं उसको, है ना। अभी भी उस दीवार का रिमेनिंग इसी तरीके से वो भी बना हुआ है। तो पहले दीवार बनाने का फैशन था हर जगह, इस तरीके से बोल सकते हैं कि हर राजा अपने राजधानी को घेरने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए इन्वेडर से बताता था। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं साइक्लोपियन वॉल। तो आपके लिए 2 होमवर्क यहाँ पे है कि आप पहले साइक्लोपियन वॉल का इमेज देखें किस तरीके से राजगीर में है, और उसके अलावा राजस्थान में जो इस तरीके का दीवार है, ग्रेट वॉल है, उसको आप देखें, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें आई थिंक डेट का कुछ नहीं दिया गया, बस एक ही है, बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर अबाउट 2300 ईयर एगो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यदि पॉसिबल हो तो आप फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसको आप बनाएं। और यहाँ पे जो भी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, ठीक है। और ट्रू फॉल्स भी है तो उसको भी बनाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।